आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है? स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? चेक करिए। स्टार्ट करें? स्टार्ट करें, जल्दी बताओ। ठीक है। तो आज क्या है बच्चे, ऑफिशियली मंथन 2.0 की फर्स्ट क्लास है आपकी बॉटनी की। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेल यूनिट ऑफ लाइफ को। बेसिक से पढ़ेंगे और आप में से बहुत सारे बच्चे जिनका सेकंड ईयर थर्ड ईयर ड्रॉप है, थोड़ा बहुत उनको चैप्टर के बारे में भले ही आता हो, पर कोशिश करेंगे थोड़ा सा और डीप कॉन्सेप्ट पढ़े ताकि चीजों में आपको चीजें ज्यादा समझ में आए। ठीक है? यस। यस। हाँ। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें? यस, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले बेटा आपके कुछ सवाल हैं कि नोट्स बनाने हैं कि नहीं बनाने। जिन बच्चों के पास पुराने नोट्स हैं वो पुराने नोट्स यूज कर सकते हैं, पर प्लीज कोशिश ये करिए कि क्या उसमें हम कुछ नया ऐड कर सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज क्या है बेटा, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको 1% मन में अगर डाउट है कि क्या हम बैच से सिलेक्ट होते हैं नहीं होते हैं। किसी भी बैच को पढ़ने से बिल्कुल सिलेक्शन होता है। पॉइंट क्या है कि आप कितना सीरियसली फॉलो करते हो। किसी तरह का बैकलॉग मत होने देना। बैकलॉग का मतलब क्या है कि आपने आज की लेक्चर छोड़ दी, कोशिश करो कि मान लो कई बार होता है छूट भी जाता है, उसी वीक में चीज को खत्म कर लिया करो। उससे ज्यादा उसको आगे लेकर मत जाया करो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उससे ज्यादा आप चीजों को आगे लेकर मत जाया करो। क्लियर है? चालू करें? जल्दी बता दो। चालू करें? यस। चालू करें? हाँ बेटा, मैं स्लो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ठीक पढ़ाऊंगा, ठीक पेस से पढ़ाऊंगा ताकि आपको सारा समझ में आ जाए। आप टेंशन मत लो। स्लो और फास्ट की टेंशन मत लो, मुझे कराने दो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सेल के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। कैसे पढ़ेंगे इस चैप्टर को? सबसे पहले आप में से कितने लोगों को इसकी वेटेज पता है? देखो, इससे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे मैं लिख देता हूं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरे पास 2 से 3 आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आएंगे वो 2 से 3 क्वेश्चन तक आते हैं। क्वेश्चन का लेवल नॉर्मली इजी टू मॉडरेट रहता है। कुछ बच्चे कहेंगे सर इस बार पेपर मुश्किल आया तो हो सकता है पेपर का लेवल बहुत मुश्किल गया हो। ऐसा कुछ नहीं होता, इजी टू मॉडरेट रहता है। इससे बहुत मुश्किल क्वेश्चन बनता नहीं है। पर कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो इनके डीप टॉपिक हैं, जहां से डिफिकल्ट क्वेश्चन आप बना सकते हो। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए आपके पास एक तो प्लास्टिड का टॉपिक है, जहां से आप बना सकते हो। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अलावा उनको आपस में रिलेट करना, साइटोस्केलेटल हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास इस तरह की चीजें होती हैं जहां से आप मुश्किल क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन के आर पार जो ट्रांसपोर्ट है, उसको पढ़ने के लिए आपको क्या है, थोड़ा सा नॉलेज लगेगी। यस। तो मैं कोशिश करूंगा आपको सारी चीजें समझा के प्रॉपरली पढ़ाऊं। आप टेंशन मत लीजिएगा, ध्यान से पढ़ेंगे। चैप्टर जो है वो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन देता है आपको। यस। ठीक है? यस। क्लियर है? हाँ। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में ये फिट हो गया है कि इससे कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन जो हैं वो इजी टू मॉडरेट हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इजी टू मॉडरेट है। समझो ध्यान से, इजी टू मॉडरेट है हमारे पास क्वेश्चंस।
और आपको क्वेश्चंस के बारे में क्या समझना है वो मैं आपको बता देता हूं फटाफट से, किस तरीके से आपको समझना है। यस, चलें स्टार्ट करें, करें स्टार्ट। चलिए, तो कौन कौन से टॉपिक हैं, तो सबसे पहले आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा, ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एक बेसिक इंट्रोडक्शन सेल का क्या है, सेल थ्योरी। ठीक है, बेसिक्स ऑफ सेल पढ़ेंगे। फिर हमारे पास एक टॉपिक है जिसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। फिर हमारे पास यूकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइक्रोबॉडीज, इन तीनों को एक साथ पढ़ा देंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम, साइटोस्केलेटल में आपका सीलिया फ्लैजिला आता है। सीलिया फ्लैजिला वाला टॉपिक आपका इसी में आता है। और उसके बाद न्यूक्लियस। इस तरीके से हम लोग चीजों को लेकर चलेंगे, क्लियर है? इस तरीके से हम लोग चीजों को लेकर चलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 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 चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, टॉपिक नोट करना है किसी को? कोई बच्चा टॉपिक नोट करना चाह रहा है? कोई भी बच्चा टॉपिक नोट करना चाह रहा है, कर लो एक बार। दूसरी चीज मैं आपको पहले ही स्टार्ट में बोल देता हूं, और क्लास की स्टार्टिंग में बोल देता हूं, प्लीज आप अपने नोट्स बहुत ध्यान से पढ़ना। एनसीईआरटी उसके बाद रीड करना, आपको सारी समझ में आएगी। जब कभी भी कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आएगी। क्लियर है? यस। बाकी चीजें मैं साथ के साथ करूंगा। हाँ, एनसीईआरटी मैं साथ के साथ रीड कराऊंगा। आप चैप्टर खत्म होने के बाद उसकी एक से दो रीडिंग जरूर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कैसे स्टार्ट कर रहे हैं मैं आपको समझाता हूं। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं सेल। मान लो अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं कि सेल मुझे कहां दिखता है, मेरी बॉडी के अंदर जो है वो ये सरफेस पे आपको सेल्स दिख जाएंगे, क्योंकि स्किन के सेल्स हैं, हेयर में सेल्स होते हैं, आईज में सेल्स होते हैं। ठीक है, बॉडी में सब जगह सेल्स हैं। आप अपने घर के पास देखोगे, कोई एनिमल दिख जाए उसके अंदर सेल है, कोई प्लांट दिख जाए आपको उसके अंदर सेल है। क्या आपको अपने सोफे में, मेज में, पेन में सेल दिख रहे? नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि आप जब अपने अराउंड देखते हो तो आपको दो तरह की चीजें दिखती हैं, एक लिविंग दिखती है, दूसरी नॉन लिविंग दिखती है। लिविंग के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एनिमेट, और नॉन लिविंग के लिए वर्ड यूज करें इनएनिमेट। तो जब मैं अपने अराउंड देखता हूं, अपने अराउंड देखता हूं, ध्यान से देखेंगे, ये बचपन के कुछ इमेज है कि आपके अराउंड ट्री है, फिश है, आप लोग देखेंगे मकड़ी है, डॉग है, ये सब है। उसके अलावा ये नॉन लिविंग चीजें हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो अपने अराउंड, तो हमारे अराउंड क्या क्या है बेटा? हमारे अराउंड दो चीजें हैं। देखो, अगर हम बात करेंगे कि हम हमारे आसपास क्या है, दो चीजें हैं, दो तरह की चीजें हैं, दो तरह की चीजें हैं। एक है जिसको आप कह रहे हो नॉन लिविंग। तो जो नॉन लिविंग है ना, नॉन लिविंग के लिए हम वर्ड यूज करते हैं इन एनिमेट। क्या वर्ड यूज करते हैं? इन एनिमेट। इन एनिमेट नॉन लिविंग को कह रहे हैं। ये सेल का नहीं बना होता, नॉट मेड अप ऑफ सेल। अगर मैं प्रॉपरली बोलूं तो नॉट मेड अप ऑफ लिविंग सेल। जैसे हो सकता है कि आपके घर में जो सोफा है वो लकड़ी का है, उसमें डेड सेल्स हो सकते हैं, पर नॉट मेड अप ऑफ लिविंग सेल, ये नॉन लिविंग की बात है। ठीक है, क्लियर है? अगर मैं बात करता हूं लिविंग की, तो लिविंग जो होता है वो होता है एनिमेट। वो क्या होता है? एनिमेट होता है। यस, क्लियर है? वो क्या होता है? एनिमेट होता है। समझो ध्यान से, वो क्या होता है? एनिमेट होता है, समझो। तो वो हमारे पास एनिमेट होता है, और वो किसका बना हुआ है? वो बना हुआ है मेड अप ऑफ लिविंग। किसका बना हुआ है? मेड अप ऑफ लिविंग। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमने यहां पर क्या लिख दिया? हमने यहां पर ये लिख दिया कि नॉन लिविंग जो है, नॉट मेड अप ऑफ सेल। लिविंग जो है वो किसका बना हुआ है? मेड अप ऑफ किसका है? लिविंग किसका है? मेड अप ऑफ सेल। किसका बना हुआ है बेटा? मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है?
तो आपकी एनसीईआरटी ऐसे ही स्टार्ट करती है। आपकी एनसीईआरटी कहती है कि जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, एग्जैक्टली क्या दिखता है, एनिमेट और इनएनिमेट चीजें दिखती हैं। एनिमेट का मतलब ये होता है कि वो किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। और नॉन लिविंग इनएनिमेट का क्या मतलब होता है, वो किसका नहीं बना हुआ, सेल का नहीं बना हुआ। क्या यहां तक समझ में आ रही है? क्या यहां तक समझ में आ रही है? जल्दी बताओ, क्या यहां तक समझ में आ रही है? बताओ, क्या यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं। अब हम आगे चल रहे हैं, ठीक है, अब हम इसके आगे चल रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं यहां पे, मुझे ये चीज बताना। स्टेटमेंट वन है, एनिमेट जो है, एनिमेट इज मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ वन सेल और मोर देन वन सेल। क्या ये सही है? क्या ये सही है? स्टेटमेंट टू है बेटा, इन एनिमेट, इन एनिमेट नॉट शो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और इन एनिमेट नॉट शो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और नॉट मेड अप ऑफ सेल, ना वो सेल का बना हुआ है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? तो ये तो हमारे पास ठीक है, और ये हमारे पास ये भी ठीक है ना। वन सेल का मतलब क्या हो गया, यूनिसेलुलर। और इसका क्या मतलब हो गया, मोर देन वन सेल का मतलब क्या हो गया, मल्टी सेलुलर। तो हम बात कर रहे हैं दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं, सेल के बने होते हैं। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत है? दोनों करेक्ट है, ठीक है, सही है। ठीक है, तो हमें एक बेसिक्स आइडिया लग गया कि हमने अपने अराउंड से सेल को ऐसे उठाया कि हमारे आसपास जितनी भी लिविंग चीजें हैं उन सब में सेल होता है। अब हम क्या करेंगे बेटा, सेल को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। आप एनसीईआरटी अगर ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट पैराग्राफ में ही उसने क्या लिखा है, यू विल सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, आपको ऐसा वंडर होगा, खुद से पूछोगे व्हाट इज दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, क्या ऐसा है जो ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाता है। वट इज दैट इन एनिमेट थिंग्स डज नॉट हैव, क्या ऐसा है जो इन एनिमेट में नहीं है। क्लियर है? तो आंसर क्या है, आंसर क्या है, आंसर टू द इज द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका आंसर क्या है, बेसिक यूनिट है लाइफ का, जो सभी ऑर्गेनिज्म में होगा, जो सभी ऑर्गेनिज्म में होगा। क्लियर है? यस, यहां तक क्लियर है? जल्दी बताएं बेटा, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलिए, चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं आगे से। नाउ व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है, बेसिक से चलते हैं। ठीक है, देखो मेरी तरफ देखेंगे सारे बच्चे, मेरी तरफ देखो बेटा सारे। देखो, सिंपल सा लॉजिक है, इस चीज को हम सेल कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं सेल। सेल का क्या मतलब होता है, सेल का मतलब होता है एक कंपार्टमेंट या एक तरह का रूम। जैसे ये चीज एक सेल है जो अंदर की कंडीशन को, इनर एनवायरमेंट को क्या कर रहा है बेटा, इनर एनवायरमेंट को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है आउटर एनवायरमेंट से। किससे सेपरेट कर रहा है, आउटर एनवायरमेंट से। अगर सिंपल भाषा में आपसे बोला जाए कि सेल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, सेल एग्जैक्टली क्या होता है, कंपार्टमेंट होता है जो सेपरेट करता है आउटर और इनर एनवायरमेंट को। अब आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आउटर एनवायरमेंट भी एक्वस होता है। एक्वस पता है सबको, पानी है। इनर एनवायरमेंट भी क्या होता है, एक्वस होता है। इनर एनवायरमेंट भी क्या होता है, एक्वस होता है। मेरी बात समझो ध्यान से, आउटर एनवायरमेंट भी एक्वस है और इनर एनवायरमेंट भी क्या है, एक्वस है। आप समझो, आउटर एनवायरमेंट भी एक्वस है और इनर एनवायरमेंट भी क्या है, हमारे पास एक्वस है। दोनों तरह का है, दोनों तरह का है। क्लियर है? दोनों तरह का है। तो आउटर और इनर एनवायरमेंट दोनों हमारे पास क्या है, एक्वस है।
दोनों हमारे पास क्या है, एक्वस। एक्वस का क्या मतलब हुआ कि उसमें पानी है। अब आपको यह देखना पड़ेगा कि अंदर के एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करने के लिए एक दीवार चाहिए। ये जो दीवार है किसी ऐसे केमिकल की बनी हो जो पानी को रिपेल करे, पानी को रिपेल करे। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, कि जो कंपार्टमेंट है उस कंपार्टमेंट की दीवार, समझो, उस कंपार्टमेंट जिसको सेल कह रहे हैं उसकी दीवार है वॉल किसकी बनी हो, लिपिड की, मेड अप ऑफ लिपिड। क्यों लिपिड की, क्योंकि लिपिड ही क्या करता है, वो हाइड्रोफोबिक होता है, पानी को रिपेल करता है। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आई? किसको रिपेल करता है, पानी को रिपेल करता है। रिपेल मतलब पानी को दूर करता है। तो अंदर भी पानी है, मतलब अंदर भी पानी बाहर भी पानी। तो ये जो सेल है, ये जो सेल है, इसकी ये जो वॉल है, दीवार है, वो किसकी होनी चाहिए, लिपिड की होनी चाहिए, ताकि अंदर और बाहर के पानी को अलग अलग रख सके। क्या पहला पॉइंट क्लियर है? क्या पहला पॉइंट क्लियर है? जल्दी बोलो बेटा, क्या पहला पॉइंट क्लियर है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट। क्लियर है बेटा? पहला पॉइंट सही है, पहला पॉइंट क्लियर है। अब सुनो, सेल का मतलब एक कंपार्टमेंट होता है जो अंदर के एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग कर सके। तो उसकी जो दीवार है वो लिपिड की बनी होनी चाहिए, जो एक प्रकार का हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, यहां जो लिक्विड है, ध्यान सुनिए, यहां जो लिक्विड है, इस लिक्विड के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन चलने चाहिए। समझो ध्यान से, कुछ केमिकल रिएक्शन चलते हैं। तो सम केमिकल रिएक्शंस किसके अंदर, इनसाइड सेल। अब वो केमिकल रिएक्शन किसकी मदद से होते हैं, एंजाइम की मदद से। जैसे मान लो एक केमिकल रिएक्शन है, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, पी कन्वर्ट हो रहा है क्यू में। अब ये केमिकल रिएक्शन है और ये इनसाइड सेल हो रहे हैं, और किसकी मदद से हो रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हो रहे हैं। इसीलिए इनको हम नाम देते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो यहां पर आपने एक और बात क्या सीखी, आपने ये सीखी कि सेल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी दीवार बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट को अलग करती है। दूसरा आपने ये सीखा कि सेल के अंदर कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो जो एंजाइम करवाता है। ऐसे केमिकल रिएक्शन जो एंजाइम कराता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एंजाइम क्या कराता है, केमिकल रिएक्शन कराता है या स्पीड बढ़ाता है? स्पीड बढ़ाता है। तो एंजाइम जिन रिएक्शंस की स्पीड बढ़ाता है उसे क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलेंगे। अब क्या होता है बेटा, मोस्टली एंजाइम्स प्रोटीन होती हैं। एंजाइम्स क्या होती हैं, आर प्रोटीन। उसको बनाने के लिए, फॉर सिंथेसिस, इसको बनाने के लिए, फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, हमें क्या चाहिए बेटा, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, राइबोसोम रिक्वायर है। क्या चाहिए, राइबोसोम चाहिए। तो हमारे पास क्या होगी, हमारे पास क्या होगा, मैं फिर रिपीट करूंगा। एक सेल होता है, उसे कहते हैं कंपार्टमेंट, एक तरह के चैम्बर को सेल बोलते हैं। सेल क्या है, एक ऐसा कंपार्टमेंट है जहां बाहर का एनवायरनमेंट और अंदर का एनवायरनमेंट अलग किया जाता है। बाहर और अंदर में हमारे पास क्या है, बाहर और अंदर में हमारे पास क्या है, आप समझो इस बात को। बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट में क्या फर्क है, मैं आपको समझा देता हूं। बाहर भी पानी है, अंदर भी पानी है, सही है। बाहर भी पानी है, अंदर भी पानी है, क्लियर है? ठीक है। तो हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास क्या है कि जो अंदर पानी है, अंदर पानी जो है और बाहर का जो पानी है, उनको सेपरेट कर रही है ये दीवार। अंदर यहां पर कुछ केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, उन केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब एंजाइम्स क्या होती हैं, एक प्रोटीन होती हैं। उनको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, राइबोसोम चाहिए। तो राइबोसोम एक प्रकार की क्या हो गई, ऑर्गेनल हो गई। और क्या हो गई, ऑर्गेनल हो गई। अब क्या है बेटा, मेरी बात सुनो ध्यान से। अब क्या है
कि ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये लाखों सालों में इवॉल्व हुए हैं। ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये इवॉल्व हुए हैं किसमें? इन लैक्स ऑफ ईयर। किसमें इवॉल्व हुए हैं? लैक्स ऑफ ईयर में इवॉल्व हुए हैं। समझो इसे। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है ये लाखों सालों में इवॉल्व हुए हैं। लाखों सालों में क्या हुए हैं? इवॉल्व हुए हैं। समझो इस बात को। तो बहुत सारे साल लग गए इनको इवॉल्व होने में। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये इवॉल्व हुए हैं किसमें? लैक्स ऑफ ईयर में। अब क्या हुआ है? अब क्या हुआ है आपको समझना पड़ेगा। अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर कोई रिएक्शन लाखों सालों में इवॉल्व हुआ है, आप समझो, मान लो इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन है बहुत टाइम लग गया इवॉल्व होने में, तो क्या हर बार नया सेल बनाने के लिए इतने ही साल लगा है? नहीं। तो हमें क्या होगा? हमें क्या होता है बेटा? टू मेक न्यू सेल, टू मेक न्यू सेल हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन को अगले सेल में पास करेंगे। इंफॉर्मेशन नीड टू बी पास, नीड टू बी पास्ड। समझो। इन नेक्स्ट, इन नेक्स्ट सेल। और वो किसकी वजह से होगा? वो होगा ड्यू टू डीएनए, ड्यू टू जेनेटिक मटेरियल, ड्यू टू जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए होता है, जो कि किसी भी सेल में क्या होता है? डीएनए होता है। तो आपको यह समझना पड़ेगा किसी भी सेल का क्या मतलब होता है? एक ऐसा कंपार्टमेंट जिसके अंदर के रिएक्शन बाहर के रिएक्शन से अलग चलते हो। दूसरा मतलब यह है कि अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन चलेंगे जिनको कराने के लिए एंजाइम चाहिए। एंजाइम एक तरह की प्रोटीन होती है, उसको बनाने के लिए राइबोसोम चाहिए। राइबोसोम जो है बेटा, राइबोसोम जो है, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, पर कौन सी प्रोटीन बनानी है ये इंफॉर्मेशन डीएनए में होती है। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि ये केमिकल रिएक्शन इवॉल्व करने में लाखों साल लग गए। तो क्या हर बार एक सेल को यह काम करना पड़ेगा? लाखों साल लगाए? नहीं। एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाता है, उसमें क्या होता है? एक सेल की इंफॉर्मेशन दूसरे सेल में चली जाती है। क्या यहां तक क्लियर है बातें? बताओ, क्या यहां तक क्लियर है? सुमालिया अली ने पूछा है क्या है प्रोटीन। शाबाश बेटा। प्रोटीन नहीं पता आपको? बहुत खराब सिचुएशन है, पर कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटीन क्या होता है बेटा? एक तरह का मैक्रोमोलिक्यूल है। मतलब पहले तो ऑर्गेनिक है, किसका बना है? कार्बन का। दूसरा चेन ऑफ अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड की चेन है जो एक कोई काम करती है। जैसे मैं कहता हूं ये मार्कर राइबोसोम है, किसका बना है? प्लास्टिक का। ऐसे ही जो राइबोसोम है ना वो प्रोटीन बनवाता है। तो प्रोटीन जो है किसका बना है? अमीनो एसिड का। वो बहुत सारे काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? एंजाइम की तरह से। बेटा अगर हम सेल ही नहीं बनता, अगर हम एक्वस एनवायरनमेंट को सेपरेट नहीं करते तो सेल क्यों बनता? मैं सेल बनाना ही क्यों है फिर मुझे? समझ इस बात को। सेल क्यों बना रहे हैं? सेल हम बना ही क्यों रहे हैं? हो गया? हो गया? हो गया? जल्दी बताओ। यहां तक ठीक है? मनीष ऑडियो वीडियो मिसमैच क्यों? एक बार दोबारा से ज्वाइन कर। यस। बेटा ऑर्गेनल तो सभी में मिलता है। राइबोसोम ऑर्गेनल है। मैंने कब बोला कि राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोट में नहीं मिलता? ऑर्गेनल तो प्रोकैरियोट में होती है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है?
और ये जो केमिकल रिएक्शन होते हैं एक लिक्विड में होते हैं, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये जो केमिकल रिएक्शन है ये किस में होते हैं बेटा? ये एक लिक्विड में होते हैं, अकर इन लिक्विड या एक्वस, जिसको हम क्या नाम देते हैं? एक्वस एनवायरमेंट। जिसको हम क्या नाम देते हैं? जिसको हम नाम देते हैं क्या? नोन एज साइटोप्लाज्म। उस एक्वस एनवायरमेंट का नाम साइटोप्लाज्म है। तो सिंपल सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपसे बताऊं, मैं अगर आपको सिंपल भाषा में बताऊं, तो क्या आप मेरी ये बात समझ पा रहे हैं कि सेल क्या है? एक कंपार्टमेंट है, चैम्बर है, ठीक है। उसमें क्या क्या चीजें होंगी, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है? एक तो उसकी दीवार होगी जिसको आप मेम्ब्रेन कहते हो। एक तो उसमें क्या होगी? लिपिड की दीवार होगी। लिपिड की क्या होगी? वॉल होनी चाहिए सेपरेट करने के लिए। दूसरा, उसमें लिक्विड होना चाहिए जिसको आप साइटोप्लाज्म कह रहे हो। तीसरा, उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसको आप क्या बोलते हो बेटा? केमिकल रिएक्शंस को आप क्या बोलते हो? केमिकल रिएक्शन को आप क्या बोलते हो? मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हो। क्या बोलते हो? मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हो। फिर चौथा जो आपके पास क्या है, एक हो गया लिपिड की दीवार, दूसरा हो गया साइटोप्लाज्म, तीसरा हो गया केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्लियर है? सही है। तो एक हो गई लिपिड की दीवार, दूसरा हो गया साइटोप्लाज्म, तीसरा हो गया केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिक रिएक्शन, फोर्थ क्या हो गया हमारे पास? डीएनए। फोर्थ क्या हो गया? डीएनए, जिसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तो एक हो गया हमारे पास जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बेटा? सारे लिविंग सेल में डीएनए होता है। सारे लिविंग सेल में क्या होता है? डीएनए होता है। उसके अलावा मुझे एक ऑर्गेनल चाहिए जिसको हम कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? ऑर्गेनल। क्या करने के लिए चाहिए? टू मेक प्रोटीन। मुझे क्या बनानी है? प्रोटीन बनाने के लिए ऑर्गेनल चाहिए। इतनी रिक्वायरमेंट है एक सेल को बनाने के लिए, कम से कम इतनी रिक्वायरमेंट है। यहां तक कोई डाउट है? बताओ। यहां तक कोई डाउट है? जल्दी बताओ। यहां तक कोई डाउट है? सेल मेम्ब्रेन, डीएनए, ऑर्गेनल, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, यहां तक कोई डाउट है? जल्दी बताओ। पिछले साल के नोट्स यूज कर सकते हो, कुछ नया मिले उसमें ऐड कर लो। यहां तक कोई डाउट है किसी का? जल्दी बोलो, कमेंट में बता दो। मैं देख रहा हूं कमेंट आपकी, जल्दी यहां तक बता दो। बेटा एनर्जी सोर्स चाहिए, पर एनर्जी सोर्स के लिए मुझे सन है। तो हर एक सेल को डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनर्जी कहां से मिलती है? सन से मिलती है। उस एनर्जी को यूज कर, एनर्जी सोर्स कहां से चाहिए? या तो सन से चाहिए, सन है ना एनर्जी सोर्स, वो खाना बनवा देता है, ऑटोट्रॉफ खुद से कर लेंगे। तो एनर्जी सोर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली सन ही होता है। यस, चले आगे। हाँ, फर्स्ट पेज लिख लो फटाफट से, जल्दी करो, जल्दी जल्दी फास्ट। ये पेज लिख लेंगे जल्दी से, जल्दी जल्दी फास्ट बेटा, फास्ट रहेंगे, थोड़ा सा फास्ट रहेंगे। यस, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अब आते हैं बेटा हम लोग एनसीईआरटी पे। और एनसीईआरटी क्या बोलती है सुन लो। एनसीईआरटी क्या बोलती है समझना ध्यान से। एनसीईआरटी एक डेफिनेशन देती है, सुनना सुनना। अब आते हैं हम लोग एक प्रॉपर डेफिनेशन पे। अभी तक हमने ये सीखा कि किसी भी सेल के होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एक, उसकी दीवार होनी चाहिए, अंदर लिक्विड होना चाहिए जिसे साइटोप्लाज्म बोले, वहां पर केमिकल रिएक्शन चलने चाहिए, ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनको एंजाइम कराता है उसको मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? उसके अलावा मुझे राइबोसोम चाहिए जो प्रोटीन बनवा सके, और उसके अलावा एक जेनेटिक मटेरियल चाहिए जो डीएनए होता है। मैं आपसे एक से एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, सभी प्रकार के लिविंग सेल में जेनेटिक मटेरियल हमेशा डीएनए ही होता है। वायरस सेल नहीं है, उसके अंदर सिर्फ आरएनए होता है।
जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर हो, जिसमें क्या हो? इंफॉर्मेशन स्टोर हो। अब हम बात कर रहे हैं बेटा एक डेफिनेशन की। डेफिनेशन ये है जो एनसीईआरटी कहती है कि सेल इज स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं सेल क्या है? एक फंडामेंटल फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट है। अब सबसे पहले जरा समझो मैं क्या क्या बोलना चाह रहा हूं, इसका मीनिंग क्या है। इस बात का मीनिंग ये है बेटा, इस बात का मीनिंग ये है कि सेल जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ की, स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ की। मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी चीज, एनीथिंग विच इज स्मॉलर देन सेल, विच इज स्मॉलर देन सेल, उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। नॉट हैव इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं रिपीट कर देता हूं। हमारे पास सेल क्या है बेटा? सेल क्या है? सबसे छोटी यूनिट है लाइफ की। कोई भी ऐसी चीज जो सेल से छोटा है उसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब यह हुआ कि वो अकेला नहीं मिल सकता। मतलब जैसे मैं आपसे कहूं, मेरी बात सुनना ध्यान से, जैसे मैं आपसे कहूं ध्यान सुनेंगे, मैं आपसे कहूं कि जो है विच कैन हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कौन ऐसा है जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। ए, मैंने लिख दिया मान लो यहां पर लाइसोसोम। बी, मैंने लिख दिया डीएनए। सी, मैंने लिख दिया अमीबा। ई, मैंने लिख दिया, सॉरी डी, मैंने लिख दिया यहां पर मान लो माइटोकॉन्ड्रिया। इसका यह मतलब हुआ कि ये सारी चीजें, आप समझो, ये सारी चीजें सेल से छोटी हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो इनकी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती। सेल सबसे छोटी यूनिट क्यों है आप समझना पड़ेगा। सबसे छोटी यूनिट क्यों है सेल? क्योंकि सेल से छोटा कुछ हो ही नहीं, तो होता ही नहीं है जो अकेले जिंदा रह सके। और आपको इसके कुछ प्रूफ भी हैं। देखो, आपको इसके कुछ प्रूफ भी हैं कि जैसे हमारे पास जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है बेटा? क्या होता है वो? जैसे एग्जांपल में मैं अमीबा लिख देता हूं, एग्जांपल में मैं क्या लिख देता हूं? अमीबा, अमीबा। दूसरा मैं लिख देता हूं पैरामीशियम। समझो इस बात को, मैंने यहां लिख दिया पैरामीशियम। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ना, वो क्या है बेटा? वो क्या है? कैन परफॉर्म ऑल फंक्शन ऑफ लाइफ, कैन परफॉर्म ऑल फंक्शन ऑफ लाइफ, लाइफ के सारे फंक्शन कर सकता है। बी, कैन हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो सारे बच्चे। मान लो मैं कहता हूं कि ये चीज एक सेल है, ये चीज एक सेल है, और ये ऑर्गेनिज्म भी है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो अमीबा है ना, वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल का बना हुआ है, और ये लाइफ के सारे काम कर पाता है। सारे काम का मतलब, इसमें बाहर से गैस जा पाती है, CO2 निकल पाती है, खाना जा पाता है, वेस्ट निकल पाता है। तो जिंदा रहने के लिए सारे काम कर लेता है। दूसरा क्या है, ये आप समझो, इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इस बात का प्रूफ है कि सबसे छोटी यूनिट सेल है। कैसे है बताता हूं। क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइफ के सारे जरूरी काम कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है बेटा, दूसरी चीज ये है कि उनका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। क्या चीज हो गया बेटा? लैग कैसे हो गया? अभी भी हो रहा है? एक मिनट देंगे।
आप ठीक है? ठीक है बेटा, चलेगा, चलेगा। तो हमने क्या बोला है, समझो ध्यान से, हम ये कह रहे हैं कि सेल जो है वो सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, एक फंडामेंटल यूनिट होती है। सबसे छोटी यूनिट होने का मतलब उससे छोटा कुछ होता नहीं है। ये किस बात से प्रूफ होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया अकेला नहीं मिलता। दूसरी चीज क्या है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अकेले जिंदा रह सकते हैं, अकेले सरवाइव करते हैं, लाइफ के सारे काम कर सकते हैं, उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी है। ये प्रूफ है बेटा, दिस प्रूफ, ये प्रूफ है, दिस प्रूफ कि सेल जो है ना, सेल कैन बी, सेल कैन बी फंडामेंटल यूनिट, सबसे छोटी फंडामेंटल यूनिट, या हम बोल सकते हैं एक तरह से स्मॉलेस्ट यूनिट है। सबसे छोटी यूनिट लाइफ की जो है ना, वो सेल है। क्योंकि लाइफ सेल से नीचे है ही नहीं। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, मैं आपसे पूछूं, ध्यान सुनेंगे, मैं आपको स्टेटमेंट दूं, अमीबा इज लिविंग, अमीबा एंड ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, इज लिविंग, ये स्टेटमेंट दे दूं, ठीक है। और मैं अगर आपको दे दूं स्टेटमेंट टू, मैं दे दूं माइटोकॉन्ड्रिया इज लिविंग, इज लिविंग, अगर मैं आपको ये दे रहा हूं तो ये ठीक है, ये गलत है। मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा लिविंग इनसाइड सेल, या लिविंग ऑर्गेनल लिखना पड़ेगा। मैं अगर बोलता हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया लिविंग है, क्योंकि लाइफ की स्मॉलेस्ट यूनिट, आप समझो, लाइफ की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, लाइफ की सबसे छोटी यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है बेटा, इस सेल। सबसे छोटी यूनिट हमारे पास क्या है, सेल है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यदि आपसे कोई कह रहा है कि प्लास्टिड लिविंग है, गलत है, राइबोसोम लिविंग है, गलत है। वो लिविंग नहीं हो सकते, क्योंकि वो लाइफ की सबसे छोटी यूनिट है ही नहीं। सबसे छोटी यूनिट लाइफ की सेल होती है। इस बात के कई प्रूफ हैं हमारे पास। सबसे पहला प्रूफ है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म जो अकेला जिंदा रह सकता है, लाइफ के सारे काम कर सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल से ही मिलके पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। अगर मैं बोलता हूं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका मीनिंग ये है कि सभी ऑर्गेनिज्म में एक चीज है जो रिपीट करके पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकती है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बेटा माधव अग्रवाल फिजिको केमिकल अप्रोच रामाचंद्रन प्लॉट की लास्ट में लेंगे, तब ज्यादा समझ में आएगा ना। यस, ठीक है, चले आगे, आगे चले। चले बेटा आगे। यस, चलिए, चलिए एक बार एनसीईआरटी देखते हैं क्या कह रही है। अब आ जाओ, आ जाओ एक बार, एनसीईआरटी क्या कह रही है देख लेते हैं। देखो, एनसीईआरटी कह रही है, देखो क्या बोल रही है एनसीईआरटी, कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सारे ऑर्गेनिज्म किसके बने हुए हैं, देख बेटा, सेल के बने हुए हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, while other like us are composed of many cell called multicellular organism। सही है, कुछ यूनिसेलुलर है, कुछ मल्टीसेलुलर है। उसके बाद क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है कि क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंटली जिंदा रह सकता है और लाइफ के सारे काम कर सकता है, एनीथिंग लेस देन सेल एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, है ना। एनीथिंग लेस देन सेल एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, हेंस सेल इज अ
fundamental structural and functional unit of life. Cell is a fundamental structural and functional unit of life. यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब आओ जरा कुछ एग्जांपल देखते हैं। बहुत सारे बच्चे इतने कंफ्यूज रहते हैं, उनको यह भी नहीं पता कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं। देख, एक ग्रुप होता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एक ग्रुप है, बैक्टीरिया एक ग्रुप है, उसमें आता है इकोलाई, लैक्टोबैसिलस, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। ऐसे ही प्रोटिस्टा एक ग्रुप होता है, उसके अंदर आते हैं अमीबा, यूग्लिना, डाइएटम, पैरामीशियम। तो अगर आपसे कोई कहे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया आते हैं और प्रोटिस्टा आते हैं, ट्रू? यस, ये बैक्टीरिया के कुछ एग्जाम्पल हैं, ये प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल हैं। तो ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब ये इसमें कितने सेल होते हैं? सिंगल सेल होते हैं। फर्क क्या है कि ये वाले प्रोकैरियोटिक सेल हैं। कौन से सेल हैं? प्रोकैरियोटिक। और ये वाला हमारे पास क्या है? यूकैरियोटिक है। क्लियर है? ये प्रोकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक है। यहां तक समझ में आ रहा है? अब आते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। जैसे मेरे पास एक होती है एल्गी, उनको प्लांट्स कहते हैं। ब्रायोफाइट्स जो हैं, मॉसिस वगैरह, उनको प्लांट्स कहते हैं। टेरिडोफाइट्स को प्लांट्स कहते हैं। यस और नो? टेरिडोफाइट को प्लांट्स कहते हैं, जिम्नोस्पर्म को प्लांट्स कहते हैं। तो इनमें क्या सेल होंगे? यस। एक से ज्यादा सेल होंगे? यस। एंजियोस्पर्म को प्लांट कहते हैं। ऐसे मेरे पास यहां पर बेटा आएंगे स्पॉन्जिस, स्पॉन्जिस आ गए, अर्थवॉर्म आ गया, फिश आ गई। समझ आ रहा है? ये सारे फंजाई में क्या आ जाएगा? मशरूम। यस, फंजाई में क्या आ जाएगा? मशरूम। क्लियर है ना? आपने सुना है ईस्ट, सुना है? ऑल्दो ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर में लेते हैं। तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप में से बहुत सारे बच्चों को इवन ये भी कंफ्यूजन रहती है कि लैक्टोबैसिलस यूनिसेलुलर है कि नहीं। तो यूनिसेलुलर में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ प्रोकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स भी होते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। बैक्टीरिया एक ग्रुप है, उसके अंदर ये सब आता है। ऐसे प्रोटिस्टा एक ग्रुप है, ग्रुप का मतलब समझ में आता है? एक बड़ा ग्रुप है, उसमें ये सब आता है। ये सारे सिंगल सेल के होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ये सारे सिंगल सेल के होते हैं। यहां तक क्लियर है कि नहीं, ये बताओ? ये सब क्या है? ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जिसको नोट करना कर लो, क्योंकि एक्चुअल में बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता। रियलिटी प्रॉब्लम ये है, उनको नहीं पता अमीबा यूनिसेलुलर है, उनको नहीं पता अमीबा यूकैरियोटिक होता है। उनको लगता है ई कोलाई किस में आएगा? ई कोलाई प्रोकैरियोटिक है, किस ग्रुप में आता है? बैक्टीरिया। कई लोगों को यह नहीं पता डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया और ई कोलाई। बैक्टीरिया एक ग्रुप है, उसके अंदर ये सब आता है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? यस। एक खास प्रॉपर्टी लिखता हूं मैं, नोट सुनना ध्यान से। अगर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, उसमें क्या है? सेल डिवीजन जो है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, उसमें सेल डिवीजन, ध्यान सुनना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसमें सेल डिवीजन इज ग्रोथ भी है एंड रिप्रोडक्शन भी है। मतलब जब एक कोशिका डिवाइड करके दो कोशिका बनाए, सेल बनाए, दैट इज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ। पर मल्टी सेलुलर में क्या होता है बेटा? मल्टी सेलुलर में सेल डिवीजन से ग्रोथ होती है। सेल डिवीजन से क्या होती है? ग्रोथ होती है।
यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? मैं ये कह रहा हूं कि अमीबा में जब एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाता है तो वो ग्रोथ भी है और रिप्रोडक्शन भी है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसमें सेल के डिवाइड होने से क्या होती है? ग्रोथ होती है। क्लियर है? यस, यस। यहां तक कोई दिक्कत है? अगर आपसे कोई पूछे माइकोप्लाज्मा कैसा ऑर्गेनिज्म है, आप कहोगे सिंगल सेल का है। अगर 10 माइकोप्लाज्मा है तो 10 ऑर्गेनिज्म है वो। लेकिन प्लांट के अंदर अगर 10 सेल हैं तो वो एक ऑर्गेनिज्म में हो सकते हैं। यहां तक क्लियर है? अर्चिक तेरा लैग कैसे हो रहा है बच्चे? सभी का लैग हो रहा है, सिर्फ तेरा लैग हो रहा है? स्पीड 300 एमबीबीएस आ रही है, मैंने चेक किया उकला पे। यस, क्लियर है? चले आगे, डिस्कवरी ऑफ सेल पे आते हैं। अभी तक हमने कितना पढ़ा है? हमने सिर्फ क्या जाना है? सेल इज अ सबसे छोटी फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। क्यों? क्योंकि सेल से छोटा कुछ मिलता ही नहीं है। मिलेगा तो अकेले सेल नहीं है। दूसरा, अकेला सेल सब कुछ कर सकता है। बेस्ट एग्जांपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दूसरा, सेल के लिए जरूरी क्या है? एक मेम्ब्रेन होनी चाहिए, एक साइटोप्लाज्म होना चाहिए, उसमें जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, राइबोसोम होना चाहिए, समझ आ रहा है, और कुछ केमिकल रिएक्शन होने चाहिए। क्लियर है? ये सब किसी प्रोकैरियोटिक सेल में हो जाता है? हो जाता है। यस। अब ठीक है? अब ठीक है? यहां तक ठीक है? चले आगे बेटा। चलिए आगे चलेंगे, आगे चलेंगे और बहुत शानदार कहानी से आगे बढ़ेंगे। मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। देखो, आपके सिलेबस में डिस्कवरी ऑफ सेल की बहुत डिटेल नहीं है। यहां तक लिख लिया सबने? कोई कोई ऐसा है जिसने नहीं लिखा हो? यहां तक लिख लिया? जल्दी बता दो। चल रहे हैं आगे। यहां तक लिख लिया बेटा? ठीक है। यस। देखो, अब मैं आपसे पूछता हूं सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। सबसे पहले तो मुझे बताओ, सेल छोटी चीज है बड़ी चीज है? सर, सेल छोटी सी चीज है। तो किसी छोटी चीज को देखने के लिए मुझे क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप। तो सेल की डिस्कवरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है माइक्रोस्कोप का। जैसे जैसे माइक्रोस्कोप अच्छे आते गए वैसे वैसे हम ज्यादा बेहतर सेल को देख पाए। मेरी बात समझो ध्यान से, ज्यादा बेहतर सेल को देख पाए। सबसे पहले क्या था? डेड सेल। एक डेड सेल, अगर आपसे पूछा जाए कि रॉबर्ट हुक का कंट्रीब्यूशन क्या है, तो उनका कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्व किया था सेल को। ऑब्जर्व किया था सेल को। किसके अंदर किया था बेटा? इन कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? एक तरह की बेटा डेड सेल्स हैं। क्या है? डेड सेल्स थे उनके अंदर। और वो कैसा दिख रहा था? अगर मैं इसको जूम कर दूं तो देखो, मैं अगर इसको जूम कर दूं तो ऐसा दिख रहा था। सेल ऐसा दिख रहा था। उसको ऐसा दिख रहा था हनी कॉम। हनी कॉम समझ में आता है? छोटे छोटे जो ये स्ट्रक्चर है, ऐसा इस तरीके का दिख रहा था, हनी कॉम लाइक। ये सेल है, देखो ये दिख रहा है आपको? ये जो हनी का, वो हनी बी का जो छत्ता होता है वैसा दिख रहा था। ये दिख रहा था उनको। तो सबसे पहला सेल किसने देखा है बेटा? रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट ऑब्जर्व किया है सेल को। और उनका ये मानना था, उनका ये मानना था कि जो पहला सेल था वो कैसा? डेड सेल देखा है बेटा उन्होंने। तो रॉबर्ट हुक ने लिविंग सेल नहीं देखा, सबसे पहले डेड सेल देखा है। और वो कैसा था बच्चे? वो हमारे पास क्या था? हनी कॉम्ब
लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे थे उनको, डेड सेल्स थे। और डेड क्यों थे? क्योंकि उसमें हो सकता है लिग्निन हो। यस, किसमें डेड सेल देखे थे उन्होंने? कॉर्क में। किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। अब क्या हुआ बेटा, फर्स्ट हमें ये डेड सेल्स हैं, ध्यान रखना, इन्होंने जो देखा वो डेड सेल्स थे। पहले लिविन हुक ने क्या किया? लिविन हुक ने क्या किया? कुछ ऐसा माइक्रोस्कोप था लिविन हुक के पास, उन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल ऑब्जर्व किया। फर्स्ट लिविंग सेल ऑब्जर्व किया, एक नया तरह का माइक्रोस्कोप बनाया, ऑब्जर्व इन माइक्रोस्कोप। और कहां पर किया मैं बताता हूं। किसमें किया बेटा? किसमें किया? मेनली पॉन्ड वाटर में। मेनली किसमें किया? पॉन्ड वाटर ने। उन्होंने क्या क्या लिया था देखो। एक्चुअल में क्या हुआ था, पॉन्ड वाटर में लिविन हुक ने पहला सेल देखा, उसके साथ उन्होंने टीथ की स्क्रैचिंग, मतलब टीथ पे से कुछ मतलब बैक्टीरिया देखे होंगे। इसके अलावा उन्होंने क्या किया था, ब्लड सेल्स भी ऑब्जर्व किए थे। पर नॉर्मली जो हम बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि लिविन हुक ने एक बेटर माइक्रोस्कोप डेवलप किया। कुछ ऐसा दिखता था वो माइक्रोस्कोप लिविन हुक का। क्या माइक्रोस्कोप हमें करना है? नहीं, हमें माइक्रोस्कोप करना है नहीं। लिविन हुक जो है बेटा, वो कुछ ऐसे दिखने में थे। उन्होंने कुछ ऐसा माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया और उन्होंने पहला लिविंग सेल ऑब्जर्व किया। और वो किसमें किया? उन्होंने पॉन्ड वाटर में। किसमें किया उन्होंने? पॉन्ड वाटर में। उसके अलावा उन्होंने टीथ की स्क्रैचिंग, टीथ की स्क्रैचिंग मतलब दांत में से कुछ स्क्रैच करके कुछ निकाला हुआ चीज, या उसके अलावा ब्लड सेल्स भी ऑब्जर्व किए। ये बहुत सारे सिंगल सेल उन्होंने ऑब्जर्व किए। किसने किए? लिविन हुक ने। तो लिविन हुक ने क्या किया? फर्स्ट फर्स्ट किया एंड इन पॉन्ड वाटर एंड ऑल्सो ऑब्जर्व ब्लड सेल्स। इन्होंने ब्लड सेल्स भी ऑब्जर्व किए काफी सारे। अब क्या है बच्चे, अब क्या है, एक साइंटिस्ट है। अब ये सब चीजें कब चल रही थी? ठीक है, सबसे पहले अगर हम एक ईयर याद करेंगे, 1831। रॉबर्ट ब्राउन ने रॉबर्ट ब्राउन ने एक स्ट्रक्चर देखा था जो डेंस्टेन था। क्लियर है? उन्होंने ऑब्जर्व किया था न्यूक्लियस। क्या हुआ था? ऑब्जर्व किया था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ऑब्जर्व किया था किसने? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जो आपको समझ आ जाए। अगर मैं किसी कोशिका या सेल को देख रहा हूं, सबसे पहले तो आप ये समझो, अलग अलग सेल्स का साइज अलग अलग होता है। पहला पॉइंट, सेल्स को देखने के लिए मुझे माइक्रोस्कोप चाहिए। हर माइक्रोस्कोप का एक मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होता है, मतलब वो किसी चीज को कितना बड़ा कर सकता है। ये बात समझ में आ रही है? धीरे धीरे जब माइक्रोस्कोप बेटर होते गए तो हम चीजों को देख पाए। हमारे पास कुछ ऐसे डायमेंशंस हैं जो हमें याद करनी है। डायमेंशन जो हमारे सिलेबस में है, वो कौन सी डायमेंशंस है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको याद करनी है मिलीमीटर। मिलीमीटर क्या होता है? ठीक है। माइक्रोमीटर क्या होता है? ये माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर क्या होता है ये याद करना है आपने। क्लियर है? और उसके बाद याद करना है नैनोमीटर। ये कुछ डायमेंशंस हैं जो आपको याद रखनी है, याद रखनी है। ये है मिलीमीटर। आपके बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो इस साइज के हैं, माइक्रोमीटर के, जो 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। नैनोमीटर होता है 10⁻⁻⁹मीटर। तो जो सेल है ना, मैनी सेल इस साइज के होते हैं, और ये माइक्रोस्कोप से ही दिखता है। नैनोमीटर की चीज ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखती है। किससे दिखती है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि लिविन हुक ने जो सेल देखे होंगे वो थोड़े बड़े रहे होंगे माइक्रोमीटर में भी। जैसे जैसे बेटर माइक्रोस्कोप आते गए, सेल के अंदर की बड़ी ऑर्गेनल पहले दिखी। राइबोसोम बहुत छोटा होता है, नैनोमीटर साइज का, वो लास्ट में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम ये बात समझ पा रहे हैं कि जैसे 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 हमारे पास इंप्रूवमेंट हुई है माइक्रोस्कोपी में, इंप्रूवमेंट इन माइक्रोस्कोपी, जैसे जैसे हमारे पास माइक्रोस्कोपी में इंप्रूवमेंट हुई है, तो डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनल हमारे पास आ गया। ऑर्गेनल का डिटेल स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया। जो नैनोमीटर होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखता है। ये 1950s के आसपास मेरे पास, 1940 के बाद मेरे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ है।
क्या यहां तक समझ में आ रहा है? क्या यहां तक समझ में आ रहा है? पहले बताओ, मैं फिर रिपीट करता हूं सारी चीजें। देखो सर, हमें यहां बहुत सारे साइंटिस्ट पढ़ने डिस्कवरी ऑफ सेल में, नहीं। आप तीन चार नाम याद कर लो। सबसे पहला नाम याद कर लो, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने एक डेड सेल देखा था। उन्होंने क्या किया था, जो छाल होती है ना, छाल, बार्क, पेड़ की बार्क होती है, उसके सेल्स अगर देखें तो वो ऐसा डेड सेल्स थे। लिविन हुक ने पहला बार मतलब लिविंग सेल्स देखे थे, लिविन हुक ने एक बेटर माइक्रोस्कोप बना के। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस देखा था। पॉइंट ये है कि जैसे जैसे बेटर माइक्रोस्कोप आते गए, आप सेल को बड़ा देख पाए, उसकी ऑर्गेनल देख पाए और उसके अंदर देख पाए। बहुत सारी ऑर्गेनल की डिटेल आप तभी देख पाते हो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। जैसे मान लो आपका क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम आपको दिख जाएंगे किसमें, नॉर्मल माइक्रोस्कोप में। लेकिन डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम किस में दिखेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। तो ये जो मिलीमीटर है, ये कितना होता है, 10⁻³ मीटर। यस और नो? तो ये आपको यूनिट्स याद रखनी है। नैनोमीटर वाली चीज हमें किस में दिखती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखती है। मेरी बात समझो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, मेरे पास ये सेल है, ये सेल है। अब ये सेल मुझे दिख रहा है किसमें, एक नॉर्मल कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, जो आपके स्कूल में है। लेकिन मुझे अगर देखना है कि इसकी ये दीवार किस चीज की बनी हुई है, उसकी मोटाई कितनी है, उस वो किस चीज की बनी है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। पॉइंट ये है, पॉइंट ये है कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ, उसके बाद मैंने बहुत छोटी छोटी ऑर्गेनल्स भी देखी और बहुत सारी ऑर्गेनल्स की अंदर की डिटेल देखी। क्या यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस। बेटा नॉल और रुस्का, मेरे पास 40 साइंटिस्ट के नाम है। मैं कहीं से कॉपी पेस्ट करके तुझे याद करा दूं, उससे फायदा क्या है? साइंटिस्ट नहीं आएंगे। ज्यादा से ज्यादा चाहे तो पुरकिंजी याद कर ले। पुरकिंजी ने, जो पुरकिंजी फाइबर वाले हैं, उन्होंने प्रोटोप्लास्ट डिस्कवर किया था। बस 10-50 नाम याद करने को अगर नॉलेज कह रहे होते, तो फिर पढ़ाते ही क्यों हम? यस। या क्वाइंड टर्म प्रोटोप्लास्ट, ये और याद कर ले बस। ठीक है ना? नॉल रुस्का लिख दे, कुछ भी नाम लिख दे, उससे क्या होगा बच्चे? सही है? समीक्षा, सुनील, मुनेश्वर, आपका पेपर इस बात पे मुश्किल नहीं आएगा कि आपने 40 साइंटिस्ट के नाम याद किए कि नहीं। ये वो कंटेंट है जो नहीं करना। क्लियर है? एक बार नोट कर लो, जल्दी से आगे चलेंगे। लिख लिया बेटा? लिख लिया? आगे चले? आगे चलें बेटा? यस। यस। ठीक है। पुराने नोट्स में ये चीजें हैं तो हाँ ठीक है। आगे चलते हैं, सेल थ्योरी पे आएंगे, पर मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, एनसीईआरटी कहती है एंटोन वॉन लिवेनहुक ने पहला क्या डिस्कवर किया है, लाइव सेल। ठीक है, फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब लाइव सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। ईयर न्यूक्लियस वाले टॉपिक में, द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इंप्रूवमेंट लीडिंग टू क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ सेल।
तो जैसे जैसे बेटर माइक्रोस्कोप आते गए, देख रहे हो इंप्रूवमेंट इन माइक्रोस्कोपी, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनल्स, है ना, हमारे पास क्या हो गई, क्या हो गई, अवेलेबल हो गई। यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है बेटा, यस, डन है। चलिए चलिए आगे चलेंगे, सेल थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सेल थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सेल थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सेल थ्योरी पढ़ेंगे और सेल थ्योरी को समझेंगे कि किसने क्या काम किया, ठीक है। ये है हमारे पास स्किल्डन। सेल थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, देखो क्या हो क्या रहा था। ये टाइम है कुछ 19th सेंचुरी के आसपास या उससे पहले का भी। क्या हो रहा था कि अलग अलग लोग सेल डिस्कवर कर रहे थे, अलग अलग टाइप के सेल दिख रहे थे, उसके अलावा कुछ कुछ डिटेल न्यूक्लियस की या बाकी चीजें आ रही थी, ठीक है। तो सेल थ्योरी क्या है, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता ये पढ़ते ही क्यों है, और ये बातें बहुत ऑब्वियस है। सेल थ्योरी के साथ क्या होता है, जब सेल थ्योरी किसी को पढ़ा दो ना, बच्चों को खासकर, उनको लगता है यार ये कौन सी नई बात बता दी, तो हमें पता ही थी। ये तुम्हें इसलिए पता है क्योंकि तुम बहुत डिटेल चीजें पढ़ चुके हो। लेकिन अपने आप को उस जगह रखकर सोचो जहां पर एग्जैक्टली ये सिचुएशन है कि कोई ना कोई साइंटिस्ट किसी ना किसी स्ट्रक्चर की बात कर रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जहां पर कुछ क्लियरिटी नहीं है, कुछ डायरेक्शन नहीं है। तो कहीं ना कहीं सेल थ्योरी जो थी उसने एक दिशा, एक डायरेक्शन दी चीजों को कि डिस्कवरी किस डायरेक्शन में जानी चाहिए। इन्होंने क्लियर कर दिया कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो यूनिट है ना, जो सबसे छोटी यूनिट है और जो सबसे फंडामेंटल यूनिट है, वो सेल है, और वही सब कुछ बनाता है। तो सेल थ्योरी इस मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं, मेरी बात सुनो, मैं अगर आपसे कहूं कि मुझे पढ़ाई स्टार्ट करनी है, तो कहीं से तो स्टार्ट होगी ना। ऐसे ही अगर मुझे किसी ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करना है, सबसे छोटी यूनिट सेल है, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में वो सेल में बहुत समानता भी मिलती है। तो इस तरीके से ये दो साइंटिस्ट हैं जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्किल्डन ने क्या किया था, ये बेटा एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, क्या थे, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो है प्लांट ऑब्जर्व किए। तो इन्होंने ऑब्जर्व किए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, अलग अलग तरह के प्लांट ऑब्जर्व किए, ऑब्जर्व लार्ज नंबर ऑफ प्लांट। इन्होंने बहुत सारे प्लांट ऑब्जर्व किए। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट बोली, उन्होंने एक फंडामेंटल स्टेटमेंट बोली, वो क्या थी कि जितने भी प्लांट्स हैं, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ प्लांट सेल्स। उन सब में एक कॉमन टाइप का सेल है, प्लांट सेल्स हैं, विच फॉर्म टिश्यू, जो क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ प्लांट सेल्स विच फॉर्म टिश्यू, जो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तो वो बेसिकली क्या बोल रहे थे कि हमने डिफरेंट डिफरेंट प्लांट देखे और उनमें देखा हमने ऑर्गन्स, टिश्यू, वो सब किसके बने हैं, प्लांट सेल्स के बने हैं। ये किसने बोला है, स्किल्डन ने, बेसिकली एक बॉटनिस्ट थे। ये जो शिवान थे ना बेटा, ये एक तरह से फिजियोलॉजिस्ट थे। फिजियोलॉजिस्ट क्या होता है, जो बेसिकली आपने ये इनका नाम एक जगह और सुना है, शिवान सेल सुना है आपने, न्यूरॉन्स में, न्यूरॉन्स में सुना है शिवान सेल, जो माइलिन शीत बनाती है वही शिवान है। तो कहीं ना कहीं ये फिजियोलॉजिस्ट थे, क्या थे, फिजियोलॉजिस्ट थे। तो हम लोगों ने क्या किया है, एनसीईआरटी ने चेंज कर दिया है, इनको भी लिख दिया है कि ये जर्मन जूलॉजिस्ट हैं। तो फिजियोलॉजिस्ट जो है डेफिनेटली जूलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी क्या ऑब्जर्व किया, बहुत सारे प्लांट और एनिमल ऑब्जर्व किए। पर सबसे पहले इन्होंने ये बोला कि जब मैंने किसी एनिमल सेल्स को ऑब्जर्व किया, तो मैंने ये पाया कि एक पतली सी लेयर होती है, एक लेयर प्रेजेंट होती है एनिमल सेल में, जो बाहर के सराउंडिंग से उसे अलग करती है। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया बेटा, इन्होंने ऑब्जर्व किया लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, प्लांट्स एंड एनिमल सेल दोनों को ऑब्जर्व किया। इन्होंने बोला
कि इन एनिमल सेल्स में बेसिकली क्या है, एक थिन लेयर है, एक थिन लेयर है जो सेपरेट करती है किसको, सेपरेट साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट। उसको आज हम किस नाम से जानते हैं, आज किस नाम से जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन के नाम से। दीज डेज नाउ इट नोन एज, किस नाम से जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन के नाम से। अब अपने दिमाग में एक बात बिठा लो कि उन्होंने सेल मेम्ब्रेन वर्ड नहीं दिया था, उन्होंने बोला था एक लेयर होती है जो अंदर के एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करती है, और वो सभी प्रकार के सेल में होती है। क्लियर है? मैंने क्या लिखा है बेटा? वो चेंज हो गया है, ये चेंज हो गया है बेटा, एनसीईआरटी ने चेंज कर दिया है शायद, है ना? एनसीईआरटी ने करेक्शन में चेंज कर दिया है। यस, ठीक है। हाँ, तो उन्होंने बोला कि अंदर और बाहर के एनवायरनमेंट को अलग करती है। उन्होंने बोला कि जो प्लांट्स है ना, इन प्लांट सेल वॉल जो है ना, एक यूनिक फीचर है। क्या है? यूनिक फीचर है इन ऑल प्लांट सेल, सभी प्लांट सेल में। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, शिवान ने प्लांट और एनिमल दोनों ऑब्जर्व किए और उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी कि जितने भी प्लांट और एनिमल्स हैं वो सेल और उससे बनी हुई चीजों से बनते हैं। मैं आपको एक बेसिक चीज समझाता हूं। देखो, मान लो ये प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है, ठीक है। अब ये एक और प्लांट सेल है। मैं बस आपसे एक सवाल पूछूंगा, दो प्लांट सेल के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है, इसे सेल वॉल कहते हैं। ये सेल वॉल है, हाँ सर। ये भी सेल वॉल है, हाँ सर। इसके बीच में ये मिडल लैमेला है। अब सेल के बीच में जो जगह है, वहां पर जो भी चीज है वो किसने बनाई? किसने बनाई? सेल ने बनाई। मतलब ये जो सेल है ना, इसकी ये सेल वॉल है और ये मिडल लैमेला है, ये लेयर्स किसने बनाई है? सेल ने बनाई। ऐसे ही उन्होंने देखा कि मान लो ये एनिमल सेल है, इस एनिमल सेल के बाहर मान लेते हैं कुछ फाइबर है, जैसे आपने पढ़ा होगा कोलेजन पढ़ा है। कोलेजन क्या होता है, या कोई भी आपने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा है, कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ाया जाता है कि एक सेल होता है और उसके बाहर लिक्विड होता है और उसमें कुछ धागे होते हैं। यही पढ़ाया जाता है, यही पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता? तो सेल के बाहर जो धागे हैं वो किसने बनाए? सेल ने बनाए। तो इनका ये मानना था, शिवान ने ये बात बोली, शिवान ने ये बात बोली बेटा, शिवान ने ये बात बोली, प्रपोज किया कि हमारे पास क्या है बेटा, कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो किसके बने हुए हैं? आर मेड अप ऑफ, किसके बने हुए हैं बेटा? किसके बने हुए हैं? मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स का क्या मतलब हो गया? जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि कोई प्रोडक्ट बताओ सेल का, मैं आपसे कहूं कोई प्रोडक्ट बताओ सेल का, तो आप क्या करोगे? जैसे आप मुझे बताओ शिवान ने ऐसा क्यों बोला होगा, शायद मान लो आपने शिवान से रिलेटेड पढ़ा है, शिवान सेल। शिवान सेल क्या करता है? सेल के बाहर माइलिन शीट कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी चीज मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आप पढ़ते हो कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में ये सेल्स हैं, सेल्स के बीच में कुछ धागे होते हैं, याद है आपको? कुछ धागे होते हैं, वो कौन बनाता है? सेल बनाता है। ऐसे ही प्लांट में देख लो, प्लांट में जो सेल्स के बीच में सेल वॉल है, मिडल लेमेला है, वो भी किसने बनाई है? सेल ने। तो शिवान ने फाइनली ये बोला कि जितने भी प्लांट और एनिमल्स हैं उनके अंदर सब कुछ या तो सेल है या सेल से बनी हुई चीज है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बेटा साइटोस्केलेटल होता है सेल के अंदर का धागा, सेल के बाहर कोई भी धागे हैं जैसे कि कोलेजन है, आपको याद आ रहा है? वो सब किसने बनाए हैं? सेल ने। यस, सेल वॉल है, मिडल लेमेला है, सब किसने बनाया है? सेल ने। तो अगर आपसे पूछा जाए, मान लो मैं कहता हूं कि ये एक ऑर्गेनिज्म है मेरे हाथ में, ये मान लो एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म है, इसमें मान लेते हैं 5 लाख सेल्स हैं और सेल के अलावा कुछ और भी है, तो सब कुछ किसने बनाया है? सब कुछ किसने बनाया है?
या तो सेल ने बनाया है खुद से या वो सेल का बना हुआ है। तो इसका मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल्स जो हैं, वो सेल और उसके थ्रू बने हुए प्रोडक्ट के बने हुए। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? कर लो जल्दी से बेटा, एक बार नोट कर लो फास्ट। हो गया बेटा? बच्चे लास्ट वाला पॉइंट बोल देता हूं। शिवान ने क्या बोला, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो किसके बने हुए हैं? सेल के। एंड प्रोडक्ट मेड बाय सेल, सेल्स एंड प्रोडक्ट मेड बाय सेल, प्रोडक्ट मेड बाय सेल। जो प्रोडक्ट किसने बनाया? सेल ने बनाया। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ, यहां तक समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ। ठीक है, अच्छा मैं आपसे सिंपल भाषा में पूछूंगा, पहचानना मुझ मेरी बात को। जितने भी प्लांट है वो सारे किसके बने हैं? प्लांट सेल्स के बने हुए हैं। वही टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, बोला है स्किल्डन ने। प्लांट में हमारे पास सेल वॉल एक यूनिक फीचर, ये किसने बोला है? शिवान ने। और मेम्ब्रेन होती है जो थिन लेयर है, जो आउटर इनर एनवायरनमेंट को अलग बोलती है। किसने बोला? शिवान ने। शिवान ने ही बोला कि ये किसके बने। तो हमारे पास क्या हुआ बेटा? सेल थ्योरी जो है, सेल थ्योरी जो है उसका हमारे पास कुछ जो पॉइंट्स आए वो ये आए, ध्यान सुनेंगे। अब क्या हुआ, हमारे पास क्या है बेटा? हमारे पास क्या है कि जो स्किल्डर एंड शिवान जो है, एंड शिवान जो है वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए, नॉट एबल टू एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स फॉर्म। कितने बच्चों को पता है डी नोवो क्या कहते हैं? डी नोवो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डी नोवो? डी नोवो होता है अपने आप बनना। मेरी बात समझना ध्यान से। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इस न्यूक्लियस, समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस की ये मेम्ब्रेन है। अब इस मेम्ब्रेन से ईआर अपने आप बन सकता है। ये ईआर है बेटा, ईआर अपने आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बन रहा है। आप समझो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कैसे बन रहा है? वेसिकल्स फ्यूज करके ईआर बना रहे हैं। लेकिन जब अगर आपके पास ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को डिवाइड करके मैं दो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता हूं, ठीक है। तो जो चीज अपने आप बनती है उसको कहते हैं डी नोवो। डी नोवो मतलब अपने आप बनना। और कोई चीज डिवाइड करके बनती है किसी चीज से, है ना, वो एक अलग होती है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि क्या सेल की डी नोवो सिंथेसिस होती है? क्या ऐसा होता है कि पानी के अंदर आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर हो, उसमें सेल अपने आप बन जाए? हाँ सर, लाखों साल पहले बना था, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ सेल। पर सेल आया कैसे? किसी सेल के डिवीजन से आया। तो क्या सेल की डी नोवो सिंथेसिस होती है? नहीं। क्या हमारे सेल के अंदर कोई ऐसी ऑर्गेनल्स हैं जिनकी डी नोवो सिंथेसिस होती है? हाँ, ईआर है, गोल्जी है, इनकी होती है। तो लाइसोसोम इनकी होती है, इनको बनाते रहते हैं। कौन सी ऐसी ऑर्गेनल है जिनकी डी नोवो सिंथेसिस नहीं होती? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो है वो डिवीजन से बनते हैं, एक के डिवाइड करके बनते हैं। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अरे भाई जर्मन है मान लो, क्यों परेशान हो रहे हो? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई?
तो रुडोल्फ वर्चो जो थे वो क्लियर थे। रुडोल्फ वर्चो ने क्या बोला, डी नोवो नहीं होती। रुडोल्फ वर्चो ने बोला कि जितने भी सेल हैं, जितने भी सेल हैं, ऑल सेल एराइज मतलब आना, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कैसे आएंगे, कौन से प्रोसेस से आएंगे? प्री एग्जिस्टिंग सेल बाई सेल डिवीजन या सिंपल डिवीजन। सेल डिवीजन से आएंगे। एक नोट में लिख रहा हूं, इसके लिए उन्होंने एक वर्ड यूज किया, ओमनिस, ओमनिस सेलुला, ई सेलुला। एवरीथिंग, ओमनिस मतलब सब जगह, एवरीथिंग जो भी है वो सेल के डिवीजन से या सेल से आता है, तो बाय डिवीजन, इसके लिए वर्ड यूज किया। मैं यहां पर नोट भी लिख सकता हूं कि सेल जो है नॉट शो डी नोवो सिंथेसिस। डी नोवो का मतलब होता है अपने आप, हिंदी में भी लिख देता हूं, अपने आप या इटसेल्फ, इटसेल्फ या रैंडमली, इटसेल्फ। डी नोवो सिंथेसिस, सेल नहीं शो करता डी नोवो सिंथेसिस। सही है। तो जो सेल थ्योरी आज हम जानते हैं उसके दो पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है, ऑल सेल arise from pre-existing cell. All cell arise from pre-existing cell. सभी सेल किसी पुराने सेल की डिवीजन से आए हैं। All cell arise from pre-existing cell. सभी सेल किसी पुराने सेल के डिवीजन से आए हैं। All cell arise from pre-existing cell, किसी पुराने सेल से आए हैं। सही है। या सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। पहला पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और ये किसने मॉडिफाई की है? हाँ भाई, सेल थ्योरी किसने मॉडिफाई की है? रुडोल्फ वर्चो ने। इन्होंने क्या किया है? मॉडिफाई किया है सेल थ्योरी को, मॉडिफाइड सेल थ्योरी। तो अगर आपसे कोई पूछे किसने सेल थ्योरी दी थी, अगर मैं यहां लिख दूं आपको कि किसने सेल थ्योरी दी थी, तो हम लिख सकते हैं बेटा इस बात को, हम लिख सकते हैं कि स्किल्डन एंड शिवॉन। स्किल्डन एंड शिवॉन ने क्या दिया है? प्रपोज्ड सेल थ्योरी। अगर आपसे कोई पूछे सेल थ्योरी किसने दी, स्किल्डन एंड शिवॉन ने। किसने मॉडिफाई की? रुडोल्फ वर्चो ने। रुडोल्फ वर्चो ने बोला कि सेल की डी नोवो सिंथेसिस नहीं होती, सेल हमेशा किसी डिवीजन से बनता है। तो जो सेल थ्योरी आज हम जानते हैं वो ये है, वो ये है। आप समझो ध्यान से, अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनल हैं जो डी नोवो सिंथेसिस करते हैं, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड, कर पाओगे? यस, कर पाओगे? यस। अब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक्सेप्शन है सेल थ्योरी की? एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, इसका मतलब उसको सेल नहीं होना चाहिए, नॉट सेल, वो सेल नहीं होना चाहिए। यस। ऐसा कौन सी चीज है? वायरस है, सेल नहीं है। प्रायोन्स है, वो सेल नहीं है। वायरॉइड है, वो सेल नहीं है। ठीक है। यस। मान लो आपको कोई क्वेश्चन दे दे, विच इज नॉट एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, क्या सेल थ्योरी की एक्सेप्शन नहीं है? उसमें मैं लिख दूं वायरस,
उसमें लिख दूं प्रायोन्स, उसमें लिख दूं वायरॉइड्स, और उसमें लिख दूं लाइकन्स। मुझे बताओ अब ध्यान से, अब लाइकन्स क्या होते हैं बेटा? लाइकन्स में एल्गी भी होती है और फंजाई भी होती है। तो क्या ये सेल हैं दोनों? हाँ, ये दोनों तो सेल हैं। तो इनसे बनी हुई चीज क्या है? सेल थ्योरी की एक्सेप्शन नहीं है। तो सेल थ्योरी की एक्सेप्शन वो होगा जो सेल नहीं है। जैसे कि वायरस, प्रायोन्स, वायरॉइड्स, ये क्या है? ये सेल थ्योरी की एक्सेप्शन है। ये क्या है बेटा? सेल थ्योरी की एक्सेप्शन है। आप समझो, ये सेल थ्योरी की एक्सेप्शन है। आपको समझ में आ रहा है? लाइकन्स में एल्गी और फंजाई होती है, तो वो एक्सेप्शन नहीं है। क्लियर है? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया डी नोवो नहीं करता, मैं गलती से बोल गया। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म बाय डिवीजन, फॉर्म बाय डिवीजन। एनसीईआरटी लिख देखोगे, चेक करोगे तो लिखता है फिजन। क्या लिखता है? फिजन। लास्ट लाइन है माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना? ईआर इनकी होती है डी नोवो। अगर आपसे कोई पूछे, मेरी बात सुनो, मैं अगर आपसे कोई पूछे, ध्यान सुनना, मेरी बात समझना ध्यान से। जैसे आपसे अगर कोई पूछे, समझना, मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूं। ये एग है, ये स्पर्म है, ये स्पर्म एग के साथ फ्यूज करने जा रहा है, ठीक है? इसमें न्यूक्लियस होना जरूरी है, क्योंकि न्यूक्लियस होगा तो डीएनए होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसके अलावा कौन सी ऐसी ऑर्गेनल होना जरूरी है? ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना, जो इसके अंदर होनी चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करके बनेगा। जैसे मान लो, अगर स्पर्म का तो चलो माइटोकॉन्ड्रिया बाहर छोड़ देते, ये एग ही है। एग मान लेते हैं ऐसी जगह है जहां पर मुझे सारी अभी ऑर्गेनल नहीं रखनी। तो कौन सी ऐसी ऑर्गेनल होना कंपलसरी है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि एक माइटोकॉन्ड्रिया दूसरे के डिवीजन से ही बनता है। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? अच्छा, क्या होना कंपलसरी नहीं है? ईआर, गोल्जी बॉडी वो बाद में बना लेंगे, क्योंकि उनकी डी नोवो सिंथेसिस पॉसिबल है। मेरी बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लो, अगर मैं कहता हूं कि जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन का जाइगोट है, ह्यूमन जो है वो एक जाइगोट से बना है। उस जाइगोट में स्पर्म से माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आया, पर एग से तो आया। क्या माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल जीरो होता, बाद में बन जाता? नहीं बन सकता था। कम से कम एक माइटोकॉन्ड्रिया तो एग सेल में था, जिसने बाद में जाइगोट बनाया, और जाइगोट के अंदर सब बन गया। इसका मतलब यह हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनल है जो जाइगोट में थी, डिवाइड करके पूरी बॉडी के सारे सेल्स में चली गई। मेरी बात समझ पाए कि नहीं पाए? ईआर के साथ ऐसा हुआ नहीं, गोल्जी के साथ ऐसा हुआ नहीं। समझो। अच्छा, मैं क्या आपसे कहूं कि जब कोई सेल डिवाइड करता है, मैं ईआर, गोल्जी बॉडी, बहुत सारी ऑर्गेनल तोड़ देता हूं, मान लेते जीरो भी कर दूं, क्या माइटोकॉन्ड्रिया को जीरो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर जीरो हो गया तो बनेगा कैसे? समझ आया नहीं आया? हाँ, नहीं करता बेटा, डी नोवो नहीं करता। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? मान लो मैं आपसे कहता हूं कि, मान लेते हैं प्लांट की बात करते हैं। प्लांट में एक दो गैमेट फ्यूज करके जाइगोट बना। कौन सी ऐसी ऑर्गेनल है न्यूक्लियस के अलावा जो जरूर होगी? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड होनी चाहिए ना, लॉजिकली। अगर वो नहीं है तो फिर ये आएंगे कहां से? गोल्जी, ईआर, लाइसोसोम मैं बाद में बना लूंगा, क्योंकि वो बन सकते हैं, लेकिन ये बन नहीं सकते डिवीजन। ऐसे ही क्या था, रुडोल्फ वर्चो की गहराई समझो। उसने बोला कि कोई सेल अपने आप बन नहीं सकता, लाखों सालों में बना हो एक अलग बात है, पर हमेशा कोई सेल किसी सेल के डिवीजन से आया होगा। तो कहीं ना कहीं वो ये बात बोल रहे थे कि सेल के डिवाइड करके ही सारा कुछ बनता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं रुडोल्फ वर्चो ये भी बात बोल रहे थे कि ये जो इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म है, ये एक कोशिका के डिवाइड करने से ही बना होगा। यस। मेरी बात समझ पा रहे हो?
सेल थ्योरी क्लियर है? सेल थ्योरी क्लियर है, जल्दी बताओ। सेल थ्योरी क्लियर है? बच्चे डी नोवो के एग्जांपल ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम ये सारे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड नहीं शो करते डी नोवो सिंथेसिस, वो डिवीजन से बनते हैं। अब इस बात को मैं लिखूं जरूरी नहीं है, तो खुद से लिख ले। ठीक है, सेल थ्योरी में एक बार एनसीईआरटी दिखा दूं आपको, तो आगे चलेंगे। लिख लिया बेटा? यहां तक क्लियर है? पहले बता दो, यहां तक क्लियर है? मैं एक बार एनसीईआरटी दिखा देता हूं आपको। आ जाओ, एक बार एनसीईआरटी दिखा देता हूं, आ जाओ, आ जाओ। तो स्किल्डन जो थे एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, ठीक है। जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को ऑब्जर्व किया और ये पाया कि प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट सेल, है ना, जो क्या बनाते हैं, जो क्या बनाते हैं आपको पता है, टिश्यू बनाते हैं। एट द अबाउट द सेम टाइम शिवान जो थे एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। अब यहां ब्रिटिश की जगह जर्मन आ गया है, करेक्शन आ गई है एनसीईआरटी में, या करेक्शन आगे कर लेना, ठीक है। उन्होंने डिफरेंट टाइप को एनिमल सेल किए और बोला कि एक पतली सी लेयर प्रेजेंट होती है, जिसको आज हम किसके नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से। उन्होंने बोला कि प्लांट में सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर, है ना। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिवान ने क्या हाइपोथेसिस दी कि बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। अब स्किल्डन एंड शिवान जो है, उन्होंने फॉर्मुलेट किया है सेल थ्योरी को। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन कैसे आया। देखो, अगर आपसे पूछा जाए किसने फॉर्मुलेट किया सेल थ्योरी, वो है स्किल्डन एंड शिवान। कि नए सेल्स कैसे बने, रुडोल्फ वर्चो ने एक्सप्लेन किया कि सेल्स डिवाइड करते हैं और नए सेल्स बनते हैं, न्यू सेल्स फॉर्म। उसके लिए उन्होंने बोला किससे, जो पहले से सेल है, उसके लिए उन्होंने वर्ड किया ओमनी सेलुला ई सेलुला। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस जो स्किल्डन और शिवान ने दी थी। कौन सी हाइपोथेसिस दी थी, कौन सी हाइपोथेसिस दी थी, कि जितने भी प्लांट, एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म है, सब सेल और उसके प्रोडक्ट से बने। उसके बाद क्या है देखो, अब यहां पर लिखा है लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल या प्रोडक्ट ऑफ सेल से, और ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्या यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है बेटा, जल्दी बता दो। यहां तक क्लियर है? यस। अच्छा, आपको मैं थोड़ा सा टाइमिंग की क्लियर कर देता हूं। बेटा आपकी क्लास का टाइम 1:15 से 3:15 का है आज, क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो आपको हो सकता है मैं अभी छोड़ दूं, ठीक है। लेकिन उसके बाद से मेंटली प्रिपेयर रहना, 2 घंटे की क्लास है आपकी मेरे साथ, ठीक है। खुश हो इस बात से? ठीक है, यस। आज डीपीपी करनी है? नहीं सर, पहले आप अपना नेट सही कराओ। मेरे नेट की स्पीड में तेरे को स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, 300 MBPS आ रही है, तेरी नेट ठीक नहीं है। वो देखने के बाद ही बोल रहा हूं। आज बेटा आपका क्या मिलेगा, इसका डोपा मिलेगा। डीपीपी नहीं करनी आज, इसका डोपा मिलेगा, वो सॉल्व करना। सही है? यस। ठीक है। हाँ बारिश हो रही है, ठीक है। चलिए, तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक ओवरव्यू पढ़ के हम मूव कर जाएंगे प्रोकैरियोटिक सेल पे। ठीक है, तो कल मैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल में मैक्सिमम टॉपिक कवर कर दूंगा। रेडी हो कल की क्लास के लिए? यस।
ठीक है, चलिए। डोपा कहां पे रहता है मैं बताता हूं। जब मैं ये क्लास खत्म करता हूं तो इस क्लास के बाद ये स्लाइड होती है ऐसे एक, सुना, इसकी पीडीएफ आपको लेक्चर नोट्स मिलेंगे, वहां पर डोपा रहता है, वहां पर रहता है डोपा, यहां पे, यहां पर आपको मिलेगा लेक्चर नोट्स के बाद। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय, थैंक यू।